हेलो एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 3.5% की गिरावट है। मॉर्निंग में तो ये गिरावट 5% की भी देखने को मिल गई थी। थोड़ा बहुत रिकवर अभी कर रहा है, बात करेंगे वीडियो में यहाँ पर। क्योंकि देखा जाए तो पिछले एक महीने में शानदार तेज़ी भी थी और ये 100 रुपये से भी नीचे था। बेहतरीन रफ्तार आई थी, 115 पे गया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिरावट है यहाँ पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। देखो, पिछले कुछ टाइम में सरकारी कंपनियों ने काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिया और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अब उन्हीं सरकारी कंपनियों में करेक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में, साथ ही इस कंपनी के बारे में भी कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 109 रुपये का शेयर है। 7.5% की तेज़ी अभी भी पिछले एक महीने में देखने को मिली है। एक साल में तो भैया खूब पैसा बना कर दिया है। 140% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी आई थी। लेकिन जैसे ही 100 रुपये का लेवल इसने क्रॉस करा, पैसा इसने डबल कर दिया। उसके बाद लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा है। बीच बीच में बड़े अटेम्प्ट करे भी थे इसने, वापस से गिरावट आई। इस बार दोबारा अच्छा अटेम्प्ट करा था, वापस से गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वही 100 रुपये का लेवल जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब बेहतरीन रफ्तार है और ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो ऐसी तेज़ी अगर आप इसके 2009 से लेकर अब तक देखो तो कभी नहीं आई। और सिर्फ ये इसी कंपनी का हाल नहीं है, सारी पावर कंपनियों का यही हाल है। चाहे आप टाटा पावर को उठा के देख लो, चाहे आप एसजेवीएन को उठा के देख लो, चाहे आप अदानी पावर को उठा के देख लो। ऐसी तेज़ी पिछले 2 सालों में जो तेज़ी आई है, ऐसी तेज़ी पावर कंपनियों में आज से पहले कभी नहीं थी। और उसका रीज़न भी ये था कि देखिए, पिछले 2 सालों में पावर सेक्टर के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस हमें देखने को मिल रहा है और ये एक सबसे बड़ा रीज़न भी है। अगर इस कंपनी को लेकर देखोगे, देखो इनके कई सारे बिजनेस है जिसमें हाइड्रो इनका सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो कैपेसिटी अगर आप देखो, इनकी सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो पावर में तकरीबन 7000 मेगावाट की अभी भी इनकी कैपेसिटी है। और इनका प्लान है इसको 9000 मेगावाट तक लेकर जाना और ये लेकर जाएंगे, क्योंकि लगातार एक हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है इस कंपनी में। अगर सोलार में भी देखो तो सोलार और विंड में भी कंपनी लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर चुकी है और बहुत जल्दी वो भी कमीशन हो ही जाएंगे। इसी साल अगर आप देखोगे तो 3 बड़े सोलार के प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस करे हुए हैं और कमीशन भी हो जाएंगे। विंड का भी यहाँ पर देखो तो कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी वहाँ पर भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इन शॉर्ट, कंपनी अपनी पावर कैपेसिटी बढ़ा रही है। और ये सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं है, सारी पावर कंपनियां ऐसा कर रही है। जो बड़ी कंपनी जिनके पास पैसा है वो सारी कंपनी ऐसा कर रही है, क्योंकि देखो डिमांड जो है ना पावर की, बिजली की, वो बढ़ने ही वाली है। आने वाले टाइम में वो कभी घटने वाली नहीं है, वो लगातार बढ़ेगी। धीरे धीरे हम अगर आप देखोगे तो हम पावर सेक्टर की तरफ, हम रिन्यूएबल की तरफ स्विच हो रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम स्विच हो रहे हैं। जो हमारी डिपेंडेंसी अगर आप देखो तो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल पे ज़्यादा रहती है और उसको हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको हर सड़कों पे देखने को मिलने वाले हैं और धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको इलेक्ट्रीफाइड होता हुआ नज़र आने वाला है। और ऐसे में उन सबको चलाने के लिए भैया बिजली चाहिए और डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। और सारी कंपनियां इस चीज़ को जानती भी है और वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा भी रहे हैं। और जहाँ तक एनएचपीसी के बारे में देखिए, आज वॉल्यूम देखो बड़ी क्वांटिटी में 6 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,09,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं किया। देखो, मैं भी नहीं करूँगा। मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि देखो तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी, तेज़ी आएगी, गिरावट आएगी। हो सकता है कि 115 पे जाने के बाद वापस ये गिर कर 100 और 100 रुपये पर चला भी जाए, लेकिन वापस पहिया घूमेगा, वहाँ से वापस 120 125 तक के लेवल दिखाएगा, वापस वहाँ से गिरावट भी दिखाएगा, वापस 110 पर भी आएगा, वापस वहाँ से तेज़ी भी दिखाएगा। तो ये होगा, मतलब ये होता रहेगा, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो मुझे यहाँ पर अभी भी लगता है कि पॉजिटिव हो सकता है। रीज़न सिंपल से है, आने वाले टाइम में डिमांड जो है वो बढ़ने ही वाली है और जो कंपनी अच्छा पैसा लेकर बैठी हुई है, जिस कंपनी के पास अच्छा बैकबोन है, कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये कंपनी सरकारी कंपनी, डूबने का खतरा यहाँ पर ना के बराबर है। और हालांकि देखो कर्जा है इनके ऊपर, अभी भी इनके ऊपर तकरीबन 20 से 22 हज़ार करोड़ का कर्जा है और कंपनी तकरीबन 6 या 7 हज़ार करोड़ रुपए और डेट लेने वाली है आने वाले टाइम में और बड़े एक्सपांशन के लिए भी। तो ये भी बात है, कर्जा बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर ये अपने रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि देखो डिमांड तो बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्रॉफिट अगर ये बढ़ाते हैं तो फ़ायदा होगा इनका, अगर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो ये।
और जहाँ तक नज़र करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो देखो डिविडेंड तो पे कर रहा है, अच्छा पे कर रहा है। इस साल इसने ₹1.40 का डिविडेंड पे करा है, ठीक है, फरवरी में। और इतना ही नहीं, दूसरा डिविडेंड इसने मई में भी अनाउंस करा हुआ है, तकरीबन 50 पैसा पर शेयर का। तो कुल मिलाकर ₹2 का डिविडेंड ये इस साल पे कर चुका है, ये हम कह सकते हैं। और पिछले साल भी उतना ही डिविडेंड इसने पे करा था। और देखा जाए तो अच्छा डिविडेंड है। रीज़न ये है कि पिछले साल तो ये ₹50 के आसपास था, उससे पहले तो ये और भी कम था। और कोई शेयर अगर आपको इतना डिविडेंड पे करे तो अच्छी बात है। आने वाले टाइम में कंपनी अगर रेवेन्यू ज़्यादा कमाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, तो और ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करेगी। लेकिन अभी जो इनका मेन फोकस है वो एक्सपांशन की तरफ ज़्यादा है। कहीं ना कहीं और ज़्यादा कंपनी जो है, मुझे लगता है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में और ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी। हालांकि डेट भी उठा रही है, तो मैं इतना ही मानता हूँ यहाँ पर कि कैपेसिटी तो इनकी बढ़ेगी और डिविडेंड तभी कंपनी पे करती है जब उनके पास अच्छा खासा कैश होता है। और जहाँ तक इनके नंबर्स भी देखोगे तो हालांकि कुछ खास अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रहा है 5 सालों में अगर आप देखोगे तो। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ ज़रूर है, वहाँ पर ग्रोथ ज़रूर है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत ग्रोथ आया है। अगर हम बात करने जाए यहाँ पर देखिए तो 31 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 24 के मुकाबले। और ये जो करेक्शन आप अभी देख रहे हो वो उसी की वजह से भी है। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका था, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा चुका था। 75% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स देखेंगे इनके तो हालांकि रेवेन्यू वाइज कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू जनरली दिसंबर और मार्च में उतने अच्छे नहीं होते हैं। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी। लेकिन जून और सितंबर के जो नंबर्स होते हैं वो भाई अफलातून होते हैं। जैसे कि जून 2023 में 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। सितंबर में अगर आप देखोगे तो 3,200 करोड़ से भी मतलब उसके आसपास का रेवेन्यू था। और 1,500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था 2023 में, जून और सितंबर क्वार्टर में। अगर आप देखोगे तो उसके बाद मार्च और जून में क्या, मतलब मार्च और दिसंबर में क्या हुआ, अगेन नंबर उतने खास नहीं थे। लेकिन वापस से जब 2022 में जून और सितंबर के नंबर देखो तो बहुत अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर के नंबर है, देखो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि वापस से वैसे ही होंगे। तकरीबन 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू आ सकता है और 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा इनका प्रॉफिट आ सकता है। और अगर वाकई में ऐसा देखने को मिला तो अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 67.40% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखोगे तो 4.36% होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 6.02% थी। तो कहीं ना कहीं बिकवाली करी है म्यूचुअल फंड ने। डोमेस्टिक ने 5.29% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 5.92 पर लेकर आए, खरीदारी करी है। सबसे बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर एफआईएस ने खरीदी है, 6.80% से 8.97% पर आ गए। मतलब 2% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी एफआईएस ने खरीद ली यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने जितना बेचा नहीं, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर डोमेस्टिक और एफआईएस खरीद के बैठ चुके हैं। रिटेल और अदर की 14.49% की होल्डिंग एक्चुअली में घटकर 13.36% पर आई है। तो देखा जाए तो भाई बिकवाली करी है। रिटेल वालों ने यहाँ पर ज़्यादा बिकवाली, मतलब उन्होंने और अदर पार्टीज ने मतलब यहाँ पर बिकवाली तो करी। 9.88% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर की, वो घट के 9.23 पर आई है। अदर पार्टीज की भी होल्डिंग यहाँ पर कट डाउन हुई है। तो कहीं ना कहीं एफआईएस ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ भी है और ये अच्छी बात है, कंपनी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एनएचपीसी को लेकर तो देखो 109 रुपये का शेयर है और अगेन एक अच्छी रफ्तार यहाँ पर पकड़ी ज़रूर, लेकिन 2 दिन से गिरावट आई है। हो सकता है कि थोड़ा सा और मतलब थोड़ी सी और गिरावट रहे, क्योंकि ऐसा ग्राफ पहले भी हम देख चुके हैं कि बड़ी तेज़ी आई थी, गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई थी, गिरावट आई, बहुत बड़ी तेज़ी मतलब दोबारा देखी, गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि 100 रुपये का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।